नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत बड़ा सवाल इन दिनों बन रहा है और वो ये कि अमेरिका के द्वारा ये कहना कि युद्ध विराम करने जा रहा हूं, उसके बाद युद्ध विराम का ना होना, फिर अमेरिका का ये कह देना कि मैं तो जीत रहा हूं, इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री का ये कहना कि साहब स्थितियां बहुत लंबे समय तक के लिए खराब रह सकती हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब लोग जो बात कर रहे हैं इसके पीछे कुछ और तो नहीं पक रहा है। ये केवल कयास का जो बात आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, उसके पीछे के तर्क को आज हम थोड़ा सा समझते हैं कि नाभिकीय हमले की चर्चाएं इस समय कहीं ना कहीं दुबक के निकल कर आ रही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में एक तर्क देता हूं। असल में क्या है कि अमेरिका इस समय ईरान के साथ किसी भी प्रकार से नेगोशिएट करने की स्थिति में बनता दिख नहीं रहा है। ईरान एनी टाइम उनको मना कर दे रहा है और दूसरी तरफ इजराइल बिल्कुल ये मानकर चल रहा है कि ईरान होना ही नहीं चाहिए, ईरान को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो अमेरिका की बात ईरान मान नहीं रहा है, इजराइल जिद करके चल रहा है कि इन्हें खत्म कर दो। इस बीच के अंदर एक देश है जिसका नाम है कुवैत। उस कुवैत ने अपने देशवासियों को संबोधित किया कि अगर रेडिएशन लीक होती है तो कैसे बचा जाए। कुवैत नेशनल गार्ड अश्योर पब्लिक रेडिएशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज पजेस नो थ्रेट। बोले अगर पड़ोस में कहीं न्यूक्लियर बम फटता है और उसकी वजह से रेडिएशन बाहर आती है तो डरना मत। अरे भैया, ये कौन सा डर है और ये कौन सी आश्वासन है जो ये कह करके दे रहे हो कि सुनो पड़ोस से चलकर आए। तो इसका मतलब क्या तुम्हें पता है क्या? विशेष रूप से कुवैत वो कंट्री जो कि जीसीसी कंट्री है, जो कि गल्फ का कंट्री है, बिल्कुल इराक का पड़ोसी है, सऊदी का पड़ोसी है, इनको तो एकदम आधी कटी बातें पता है। वैसी वाली बात है, इनके बीच में चर्चा ऐसी क्यों निकल कर आ रही है? हेडलाइन बनने लगती है कि साहब क्या न्यूक्लियर वेपन की चर्चाएं हैं क्या? मतलब अचानक मीडिया के अंदर ये सुर्खी तैरना शुरू होती है। डब्ल्यूएचओ से जब पूछा जाता है तो क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस क्षेत्र में कुछ नाभिकीय हमले जैसी बात हो सकती है? तो डब्ल्यूएचओ कहता है हाँ, हमको तो सोचना पड़ता है, युद्ध चल रहे होते हैं तो हर चीज सोचनी पड़ती है। और वो बात तो आपको याद भी है, ट्रंप कहते ही थे कि मैंने इतने मिलियन लोगों की जान बचा ली। तो भाई पाकिस्तान से बचा ली थी, लेकिन अब तो ये सीरियस थ्रेट है जो सामने दिख रही है। क्यों? क्योंकि साहब अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया होगा, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया होगा तो वो इतने दिन तक वाकई में इंतजार कर भी रहा होगा, नंबर एक। अगर न्यूक्लियर बम उसने नहीं बनाया तो इजराइल के पास तो है। अगर अमेरिका और इजराइल चाह लें कि ईरान मान ही नहीं रहा है, चलो इसको बड़ा पनिशमेंट दे देते हैं, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? ये सारे कयास हैं। इस तरह की कटिंग के आने के बाद, न्यूज के आने के बाद बड़ा ही चर्चा का विषय बनते हैं। अब इसको हल्का सा और गहराई से समझते हैं। देखो, इजराइल है ना, ये लंबे समय से अमेरिका को कन्विंस कर रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम लगभग बना लिया है। लगातार यूएन के अंदर भी नेतन्याहू जब जाते हैं तो अपनी तरफ से तस्वीरें दिखाते हैं कि सुनो ऑलरेडी ये सेकंड स्टेज पार कर चुके हैं न्यूक्लियर बम बनाने की, 90% तक इनका काम हो चुका है, जैसे ही पूरा होगा ये लोग बम फोड़ देंगे। यूएन की तस्वीर है ये नेतन्याहू की। नेतन्याहू बकायदा लोकेशन बता चुके हैं कि ईरान के पास यहां पर न्यूक्लियर बम हो सकते हैं। इसका मतलब इनकी खुफिया एजेंसीज को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता होगा और न्यूक्लियर भाई ऑब्वियस बात है, न्यूक्लियर बम नहीं फटा और न्यूक्लियर फजाइल मटेरियल रह भी गया, उस पर इनके बम जाकर फट गए। ये वो वाली बात है कि तुमने बम नहीं फोड़ा लेकिन बम फट गया वहीं, तो उसका भी तो रेडिएशन निकल के आ सकता है। इजराइल कहे कि मैंने बम नहीं डाला, न्यूक्लियर बम नहीं डाला, लेकिन उसके न्यूक्लियर बम को या उसके न्यूक्लियर पदार्थ को ही आपने फोड़ दिया, तो ईरान के अंदर ही रेडिएशन बाहर निकल आएगी। ये वैसी वाली स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसे में इजराइल जब ये जानता है, बार बार वो ये मार्क करता है कि साहब ये तो दुनिया के लिए कर्स हैं, मतलब बकायदा नेतन्याहू लेकर बैठते हैं कि दुनिया के लिए श्राप है इराक, सीरिया और ईरान, दुनिया के लिए वरदान है बाकी देश। तो ऐसे में इनकी पूरी फितरत और पूरी नजर जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बनी हुई है। पिछली बार इन्होंने बाइडेन को इस बात के लिए खूब समझाया कि साहब देखो ईरान हमारे लिए थ्रेट है। बाइडेन इनकी नहीं माने। बाइडेन ने, हालांकि इनके समय में गाजा का अटैक जो हुआ उसके बाद में इनको परमिशन देनी पड़ी कि तुम्हें कुछ करना है तो कर लो, लेकिन ट्रंप पूरी तरह से, जो इजरायली लॉबी है, ये येरूशलम पोस्ट की कटिंग आप देख रहे हैं नवंबर 7 2024 की, आईपैक करके एक कमेटी है जिसने ट्रंप को सपोर्ट किया था। और ये क्या है? प्रो इजरायली पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। मतलब ये वो कमेटी है जो चाहती है, डिसाइड करती है, लॉबिंग करती है कि हमारा आदमी राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो साहब इन्होंने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में मदद कर दी। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो देखो क्या होता है, अमेरिका में
लॉबिंग खुलेआम होती है कि साहब किसको हमारा आदमी बनाना है, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन सी कंपनी के लिए काम करेगा। तेल कंपनियों ने पहले वेनेजुएला ले लिया, तो भाई अब ये अपना हिस्सा मांगने आ गए कि सुनो तुमको राष्ट्रपति बनाया, हमने मदद की थी तो हमारे लिए काम करो। क्या काम करो? बोले चलो ईरान को मारो, क्योंकि वो अगर तुमने नहीं मारा तो वो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, तुम्हें आज के लिए ही राष्ट्रपति बनाया था। कोई बात नहीं साहब। 21 जून 2025 को अमेरिका ने बकायदा B-2 बॉम्बर भेजे और ईरान के ऊपर उन फैसिलिटीज पर जहां न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है वहां पर गोले गिरा दिए। इस पर सवाल भी उठा कि भाई ट्रंप ने डिसाइड कैसे किया कि युद्ध में जाना है मेरे को, लेकिन कर दिया। तो कहानी पीछे से थी, यह बात अब बहुत पब्लिक हो चुकी है कि अमेरिका के साथ हमेशा इजराइल का प्रेशर रहता है कि चलो भाई तुमको हमने राष्ट्रपति बनाया है, अब बम फोड़ने चलो। ऐसे में ट्रंप के ही एक मित्र जिनका नाम था लिंडसे ग्राहम, वो इस बार वाले युद्ध से जस्ट पहले, जिसको 25 दिन पहले वाले युद्ध से पहले, वो सऊदी की यात्रा पर आए थे और इजराइल की यात्रा पर आए थे। यही है वो लिंडसे ग्राहम जो भारत विरोधी आदमी 500% टैरिफ लगाने की बात करता है। एक तरह से नेतन्याहू ने पीटर हेगसेथ हो, मार्को रूबियो हो, लिंडसे ग्राहम हो, इन सबको साथ जोड़ के ईरान के खिलाफ कर दिया कि चलो साहब बम फोड़ने चलते हैं। कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के सोचना इनका था, एग्जीक्यूट करने अमेरिका आ गया। अमेरिका जब एग्जीक्यूट करने आ गया तो अब सिचुएशंस क्या बनती हैं? साफ सिचुएशन ये बनती है कि अमेरिका अपने मित्रों को खोने के लिए मजबूर होता है। आप सोचिए, नाटो कंट्रीज इसके साथ हमला करने नहीं आए, लेकिन राष्ट्रपति चूंकि बिका हुआ है, असली में तो कॉम्प्रोमाइज ये है, जिनको खरीदा गया है उनके लिए काम करना है इन्हें। नाटो कंट्री साथ छोड़ दिए, यूरोपियन अलाइज इनके साथ छोड़ दिए, और तो और जिनसे $4 ट्रिलियन वसूल कर गए थे ट्रंप हैं, वो तक साथ छोड़ दी। भाई साहब इन्होंने जो वसूली की थी मई 2025 में, ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनकर जब पहली बार विदेश यात्रा पर आए थे तो सऊदी आए थे, लगभग $4 ट्रिलियन वसूल कर गए थे भाई साहब इस झांकी से हैं, उन तक को खिलाफ कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये सब लोग मरे पड़े हैं। ये कह रहे हैं कि महाराज आपको इस दिन के लिए दिया था क्या पैसा कि यहां से गोले आकर हमारे ऊपर पड़े, और पड़ रहे हैं। सारा खेला इजराइल ने अपना राष्ट्रपति बना करके प्रॉपर तरीके से कर दिया। अच्छा साहब, अब दिक्कत क्या है कि इसका असर अमेरिका की इमेज पर और तरीके से भी पड़ा कि ईरान ने लोगों के दिमाग से अमेरिका का डर खत्म कर दिया। कैसे? आप सोचो कि जहां जहां अमेरिका के काउंसुलेट थे या एम्बेसी थी इस पूरे पश्चिम एशिया में, उन सबको एक एक करके निशाना बनाया। ये सारी तस्वीरें हैं। यूएस की तेल अवीव के अंदर अगर है, वहां पर गोला गिरा दिया है। इसके अलावा ईरान का ड्रोन यूएस एम्बेसी सऊदी अरेबिया में है, वहां गोला गिरा दिया। ईरान ने जहां तहां इन्हें देखा वहां नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, और रही सही कसर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी कर दी। मतलब ईरान जिसके ऊपर ये डाउट था इजराइल को कि ये न्यूक्लियर बम बना रहा है, उस पर हमला करवा करके इजराइल ने अमेरिका की मजाक बनवा दी। अब अमेरिका इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया है कि वो खुद से ही डिसाइड कर रहा है कि सीज फायर है, वो खुद से ही डिसाइड कर रहा है कि हम युद्ध जीत गए, वो खुद से ही कह रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। अपनी इतना ह्यूमिलिएशन जब पिछली बार जापान के समय हुआ था तो वहां बम गिरा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बदला लेने के लिए इस बार स्ट्रेटेजी ये अपना ले कि इनके न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दो। इसलिए ये सवाल बड़े बन जाते हैं, क्योंकि अमेरिका अभी भी इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं कर पाया है। सीज फायर खुद की मर्जी से किया है, ईरान का कोई उसके अंदर लेना देना नहीं था। ईरान तो अभी भी यही कह रहा है, अगर अमेरिका कुछ भी गुस्ताखी करेगा तो उसको हमारा भरपूर जवाब दे दिया जाएगा। और तो और इस पूरे कवायद में जब अमेरिका चिल्ला रहा है हम जीत गए, आज की डेट में हाइफा पर हमले होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेबनान, ईरान, यमन, इराक से कहां से हुए हमले ये नहीं पता। और रहा सहा कसर जो अमेरिका का फाइटर जेट कैरियर जो जहाज है अब्राहम लिंकन, उस पर क्रूज मिसाइल चलाई गई। बताई मतलब हद ये है कि ईरान अब वो मिसाइलें जो कि बैलिस्टिक ट्रैक कर लेता है उसके थ्रू ना होकर के पैरेलल जमीन के अपने ब्रह्मोस टाइप की मिसाइलें चला रहा है अब्राहम लिंकन पर, जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, और उसको निशाना बनाया जा रहा है। अगर उस पर निशाना वाकई में लगा तो अमेरिका का एक बड़ा नुकसान होगा। कुल मिलाकर जब आप इतने जलील हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं? इस पर मैंने हालांकि पूरा सेशन आपको एक बार अपने जानकारी दी थी। एक्सट्रीम डर की भावना तक अगर ले जाना हो तो वो एक हमला कर सकता है, ये मैंने अपने सेशन में आपको बताया था। तो ऐसी बात अगर हम अपने सेशन में कर रहे थे और ऐसी ही बात तुरंत फिर निकालकर कुवैत भी कर दे रहा है कि सुनो रेडिएशन फट सकती है, तो ये वाकई में एक चर्चा का विषय है। आप और हमने ये बात ऐसे ही नहीं करी, इसके पीछे की कई चिंताएं थी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में पश्चिम एशिया में बहुत सारे रिएक्टर्स हैं जहां पर यूरेनियम की वजह से बिजली पैदा होती है।
वो रिएक्टर्स इजराइल में भी हैं, यूएई के अंदर भी हैं, तुर्की में भी हैं और इजिप्ट में भी हैं। इजराइल में तो जो नागेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है वहां पर माना ही जाता है दिमोना के अंदर कि यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है। और तो और ईरान के अंदर तो दुनिया को पता रख रखा है कि भाई साहब फॉर्दो, नतांज, ये सब वो जगह है, इस्फहान, जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो ऐसे में अगर इन क्षेत्रों पर वाकई में वहां बम गिर गया जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल उपलब्ध है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें ईरान के अंदर खड़ी हो सकती है। और अगर ईरान में खड़ी होती हैं इन शहरों में से कहीं भी, तो आसपास के जो देश हैं उनके अंदर न्यूक्लियर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, नाभिकीय रेडिएशन। आप कहेंगे न्यूक्लियर बम में ऐसा होता क्या है? देखो, वो फटता है तब बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है, वो तो एक पार्ट है, लेकिन उसके फटने के बाद बहुत सारी रेडिएशंस बाहर आती हैं। वो जो रेडिएशंस है ना, वो जानलेवा होती हैं, लोगों का जान ले लेती हैं। तो असल में अमेरिका अगर इनके न्यूक्लियर साइट पर, और हुआ भी है 21 जून को इन्होंने इसके फॉर्दो, नतांज, इस्फहान, इन्हीं न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था। ये तो भला हो कि वहां से रेडिएशन बाहर नहीं निकली, क्योंकि उन लोगों ने 80-80 फीट से गहरे गड्ढों में उस पूरे सिस्टम को रखा हुआ है। ऐसे में अमेरिका की मार्च 21 के अंदर भी ऐसी ही स्ट्राइक नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुई। अगर ये एक भी चीज उस जगह हिट कर गई जहां न्यूक्लियर बम है या फिर न्यूक्लियर मतलब फजाइल मटेरियल, विखंडन योग्य पदार्थ रखा है, तो ये दुनिया के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। ईरान ने इसी के चलते हाल ही में इजराइल पर हमला उस जगह किया जहां पर उनका न्यूक्लियर प्लांट चलता है। तो ऐसी स्थिति में अब जब टारगेट ही रिएक्टर्स हो रहे हो या फिर जहां न्यूक्लियर बॉम्ब की फैसिलिटी हो सकती है, अगर वो हो रहा हो, तो दुनिया के लिए एक चिंता की बात तो बनती है। और यही बात वो कुवैत वाले लोग कहते हुए दिखाई दिए। सवाल बड़ा है, अगर साहब ऐसा हो जाए तो क्या होता है? मैंने बताया साहब, नुकसान होता है, अल्फा बीटा गामा विकिरणें होती हैं, सब पूरा शरीर को कैंसरस कर देती हैं, शरीर आदमी बहुत तड़प तड़प के मरता है। इसका मतलब है अगर ईरान के आसपास कुछ भी होता है तो कम से कम 6 से 8 ऐसे देश होंगे पड़ोस के जिन पर रेडिएशन का असर सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। हालांकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान बहुत पड़ोस में है। साथ में ईरान के समुद्र के जो पानी है, जो फारस की खाड़ी है, जिसको पीते हैं कतर, कुवैत, ओमान और ये सारे के सारे यूएई जैसे देश, उस पानी में अगर रेडिएशन मिल गया तो भी इन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब इन सब के लिए ना केवल हवा बल्कि पीने का पानी भी दिक्कत हो जाएगा। कुछ प्रभाव भारत पर भी इसका पड़ सकता है। ठीक है साहब, लेकिन जब ऐसी बातें हो रही हो तो क्या कोई इसका इलाज है? 2 दवाइयां हैं साथियों, उसके बारे में 13 मार्च को खबर भी आई कि इन दिनों वेस्ट एशिया से उन दवाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उनमें से एक दवा का नाम है पर्शियन ब्लू। उस पर्शियन ब्लू को भारत के अंदर बनाया जाता है, भारत के अंदर मतलब डीआरडीओ के द्वारा सजेस्टेड तरीके से उसे बचा, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन से मुक्ति में काम आती है। वेस्ट एशिया से इन दिनों इसकी डिमांड की, मतलब कि लोग सर्च कर रहे हैं कि भाई पर्शियन ब्लू नामक दवाई अगर हमें मिल जाए तो लोग अभी से रख लें। करती क्या ये दवाई? ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है जैसे सीजियम 135 थैलियम, आप जब आपके शरीर इससे प्रभावित होते हैं तो ये दवाई उनको अपने अंदर समाहित कर लेती है और आपके अपशिष्ट पदार्थ के माध्यम से उसे बाहर निकाल देती है। मतलब दवाई के खाने मात्र से आपको रेडिएशन से जो शरीर पर असर हुआ है उस पर आप निपट पाते हैं। ये दवाई लेता हुआ जो व्यक्ति है ये एआई जनित व्यक्ति है। और एआई का इंटीग्रेशन मैं यहां पर यह बता दूं कि इस रविवार हम उस एआई का जिसका युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, उसका नाम है क्लॉड, उसके ऊपर एक वेबिनार करने जा रहे हैं। आप अगर चाहें तो उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो बहुचर्चित क्लॉड का एप्लीकेशन है, एआई टूल है, उसका हम आपके साथ चर्चा कर पाएंगे। और उसका एक ताजा अपडेट आया है डिस्पैच, उसको भी हम आपको आज के अपने सेशन के माध्यम से बता पाएंगे। इसके लिए आपके सामने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, वेबिनार को आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर संडे के दिन सुबह 11 बजे वेबिनार होगी, उसके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए संपूर्ण जानकारी भर के। दूसरी चीज है पोटेशियम आयोडाइड। साथियों, पोटेशियम आयोडाइड वो दूसरी दवा है जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थों को अब्सॉर्ब करने के काम आती है। तो इन दोनों दवाइयों का इन दिनों जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है। पिछले ही साल भारत ने इंडोनेशिया को ये दवाइयां बेची थी। ऐसे में अब ये देश हैं जो इन दवाइयों की तलाश में है। हालांकि ये दवाइयां कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी बचत के लिए कुछ तरीके हैं। ऐसे में कुवैत का अपने देशवासियों से यह कहना कि थ्रेट नहीं है और डब्ल्यूएचओ का कहना कि वर्स्ट केस सिनेरियो में तो हम सोचकर चलते ही हैं, तो निश्चित ही लोगों के मन में तनाव तो पैदा करता ही है। ऐसे में अगर ऐसी स्थितियां वाकई में पैदा कभी हो जाएं तो साहब क्या करना चाहिए? तो देखिए साहब, खुद मिलाकर बात यह कि रेडिएशन से बचने के तरीके हैं कि आप खिड़की दरवाजे बंद रखें, खुले में ना घूमें, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में खुद को रखें। अगर कोई बात सुनने में आए तो तुरंत लेट जाएं। जैसे आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतवासियों को कुछ चेतावनी दी गई थी, कुछ वैसी चेतावनियां आपको पूरे टाइम याद रखनी होंगी और अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। हालांकि इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन तक जाने के चांसेस बहुत 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 कम है, लेकिन जब कोई देश पड़ोस में बैठ करके अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हो
तो आप और हम भी चर्चा कर लें, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप इस पूरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल के लिए इतना